गणेश जी, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज दूसरी बार हम इस चैनल पे मिल रहे हैं और आपको पता ही है कि पिछले फ्राइडे को पूरे इंडिया में क्या हुआ। अभी तक राइट। जो लग रहा है एक्सेप्ट कानपुर, कानपुर में क्या हुआ कि थोड़ा सा वो हिंदू मुस्लिम हुआ, बट अदरवाइज जनरली इट इज़ बेसिकली मुस्लिम वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप प्रयागराज की बात करें या बाकी कहीं की भी बात करें तो इट इज़ बेसिकली Muslims versus administration, rioting, stone pelting and all that। अभी जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी को लगता है कि भाई आफ्टर ऑल इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हर एक फ्राइडे को नमाज होगी और हर एक हम्म, फ्राइडे को अगर यही होने लगा तो पूरी जो जिंदगी है वो स्टैंड स्टिल होके रह जाएगी। इट कैन अफेक्ट अफेक्ट द इकोनॉमी आल्सो, सोशल लाइफ अफेक्ट होगी। और ऑब्वियसली फिर जो कम्युनल हारमोनी है वो किसी न किसी स्टेज पे आके तो अफेक्ट होनी ही है। राइट। क्योंकि नुपुर शर्मा के केस में साफ पता चल रहा है कि उसकी लिटरली कोई गलती नहीं, तो एक तरीके से उसको गुनहगार ठहराया जा रहा है, जबकि एक्चुअल में वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदूज को ये इंप्रेशन मिल रहा है कि गलती नहीं है, फिर भी गलती थोपी जा रही है। तो अगर ये एक बार अभी हो गया तो इसका मतलब है फिर ये बार बार होगा। और जब आप ब्लेसफेमी की बात करोगे तो फिर हिंदू मुस्लिम डायलॉग तो अपने आप में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी बात को बोलेंगे भाई आपने तो ब्लेसफेमी कर दिया। इंडिया में ब्लेसफेमी लॉ नहीं है, सबको पता है, मगर वो तो कहते हैं यहाँ पे तो शरीयत आप चलाइए, शरीयत के अकॉर्डिंग आप नुपुर शर्मा को आप पनिशमेंट दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ का क्या मतलब है, उसने तो हमारे जो पैगंबर साहब हैं उनकी सामने गुस्ताखी कर दी। तो आपको क्या लगता है, मतलब यू आर वेरी वेरी एक्सपोज टू द करंट सिनेरियो, तो मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने सेट कर दिया, शो इज़ योर्स। थैंक यू सर। तो सर, जो मैं आज जो अपना पर्सपेक्टिव रखने वाला हूँ, वो जो एक नॉर्मल हिंदू या फिर नॉर्मल मुस्लिम है इंडिया में, वो आज मतलब ये वो सेंटर पॉइंट पे है और उसके आजू बाजू इतना सब कुछ हो रहा है। राइट। अभी अभी आप देखेंगे तो अभी ये कुछ कुछ सिटीज में हुआ है, जैसे प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया। क्योंकि ये बड़े शहर है, यहाँ पे मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक नंबर में है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो विजिबल हो जाता है, सबको दिख जाता है कि अरे हाँ, यहाँ पे हो गया। तो अभी क्या है ना कि इसका एक्सपीरियंस हर हिंदू को नहीं हुआ है अभी, या फिर इसका एक्सपीरियंस शायद हर मुस्लिम को भी नहीं हुआ होगा इंडिया में, कि ऐसे जब होता है। क्योंकि ऐसे ऐसे जब भीड़ निकलेगी रोड पे, तो उसका एंड रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी के कंट्रोल में नहीं है वो, और उसका फायदा नुकसान दोनों को होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही कम्युनिटी को नुकसान होगा, दूसरी कम्युनिटी को नुकसान नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके कारण, जो ऐसे दंगे फसाद में शामिल हो रहे हैं, उनके कारण दोनों कम्युनिटी के लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। करेक्ट है, क्योंकि रिएक्शन का एक्शन, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी उसके अंदर वो जुलूस में है। समझो 10% है, 20% है, क्योंकि उतना तो रोड पे जगह ही नहीं है ना, कहाँ से आ जाएंगे इतने सारे। तो अभी जो हिंदू या मुस्लिम सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये इसका आगे जाके क्या होगा। ठीक है। अभी एक विषय आया, नुपुर शर्मा का विषय आया, तो ऐसे विषय तो आते रहेंगे। इंडिया में नहीं हुआ तो बाहर कुछ होगा। क्योंकि पहले भी बाहर भी जो कुछ हुआ है उसके कारण भी अपने यहाँ पे जुलूस निकले हैं, अगर आपको याद होगा। मतलब इवन नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ उसके लिए जुलूस हर जगह निकले हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट और ये कितना डिस्टेंस दूर है, फिर भी यहाँ पे जुलूस निकले हैं, यहाँ पे राइट्स हुए हैं, यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटक में हो गया। तो ये कितने दिनों तक चलने वाला है, सस्टेनेबल है क्या ये जो हो रहा है? तो वो एक प्रश्न है लोगों के मन में कि भाई ये रोज उठ के अगर कुछ होगा तो रोज उठ के फ्राइडे को ऐसा करना है क्या? तो अगर ऐसा होने लग गया तो सहनशीलता की पराकाष्ठा ना हो जाए लोगों की। दोनों साइड के लोगों की हो सकती है, क्योंकि दोनों साइड के लोगों को डर लगेगा जब ऐसा ऐसा भीड़ रोड पे निकलेगा तो। और ज्यादा हिंदुओं को लगेगा, क्योंकि पहला अटैक उनके उनके ऊपर होगा, हिंदुओं की दुकानों पे होगा, जो पहले हुआ है, जो हमने देखा है नांदेड़ में भी हुआ है। तो अभी ये लोग सोच रहे हैं कि ये कब तक चलेगा ऐसा। अपने यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है मेन। अगर लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। तो लोग गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं अभी कि भाई गवर्नमेंट क्या करने वाली है।
ये लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन जो हर फ्राइडे को हो सकता है, आज नुपुर शर्मा है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। अगर इनको आदत लग गई ऐसे कि चलो भाई फ्राइडे को अपन मिलने वाले हैं और फिर हमको एक विषय मिल गया है तो उसके ऊपर हम ये करेंगे, तो ऐसे तो ये रुकेगा नहीं। तो लोग अभी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट विषय है, स्टेट का सब्जेक्ट है। तो लोग स्टेट्स की तरफ देख रहे हैं कि जहां जहां पे ये ज्यादा मात्रा में हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, क्योंकि जिस जिलों के आपने भी नाम लिए वो जिले उत्तर प्रदेश में है, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया। तो वहां पे योगी जी की तरफ सब लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा हो रहा है, वहां पे ज्यादा होने के चांसेस भी है। वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां पे ताकत भी है। तो उनकी तरफ लोग देख रहे हैं कि वो क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं। ना केवल लोग, नॉर्मल जनता, बट अगर दूसरे चीफ मिनिस्टर भी देख रहे होंगे ये विषय। ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, जो प्रॉब्ली पहला टारगेट बनेगी अगर यही चलता रहा, क्योंकि जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ट्विटर पर भी मैं देख रहा हूँ, मस्जिदों से बाहर निकलना स्पेशली फ्राइडे के दिन और स्टोन पेल्टिंग करना, ये बेसिकली मुस्लिम ब्रदरहुड का एक्चुअली ये मोडस ऑपरेंडाई है, ऐसा ट्विटर पे मैंने पढ़ा है। अलकायदा ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा, किसी ने ये नहीं बोला कि आफ्टर ऑल रियलिटी क्या है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ आपको, इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस बात से अवेयर हो रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो एक्चुअली है क्या, व्हाट एग्जैक्टली शी हैज सेड। और ट्विटर पे एक मलयाली लड़की का एक वीडियो घूम रहा है, वो मलयालम में है, तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल नॉर्थ इंडियन है वो तो उसको समझ नहीं पाएगा। ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മറുപടികളും സംശയ സാധൂകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും മതിയാവാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ്, പലരായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, 10ഓളം സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ, അതിൽ തന്നെ 6 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം ദൈവദൂതനായൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ശൈശവ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അതേ ചര്യ തന്നെ പിൻപറ്റേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് व्यक्ताय मरबड़ी प्रतीक। तो मैंने जब उस वीडियो मेरे पास आया, वो मैं उसको आपके इस पे भी डाल दूंगा, अपने हो सकता है इस वीडियो में भी इंक्लूड कर दूं, तो फिर मैंने उसको ट्रांसलेशन के लिए भेजा। और ट्रांसलेशन के लिए जब मैंने भेजा तो ये पता चला कि जो नुपुर शर्मा ने कहा है वो ही उसी लड़की ने कहा है। आप समझ रहे हैं? तो इवन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो क्वेश्चन उठाएगी, ये जितना भी इशू जाएगा। और साथ में एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, और ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ट्विटर पे अगर आप देखो तो हिंदू देवी देवताएं जो भी हैं उनके अगेंस्ट में कितना लोग बोल रहे हैं। मतलब आप देखिए साबा नकवी और आरफा खानम शेरवानी, इनका तो पूरा क्लियर नाम ही आ रहा है इनके, तो जो इन्होंने ब्लैस्फेमी, अगर उस डेफिनेशन से आप लें जिस डेफिनेशन से मुस्लिम लेते हैं, तो ये तो कितनी बार ब्लैस्फेमी हो चुकी और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। किसी हिंदू ने नहीं कहा कि भाई हम आपके अगेंस्ट में एफआईआर करा रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट में सर तन से जुदा और ये सब नौटंकी करेंगे। तो मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है। और दूसरी बात ये आ रहा है कि आफ्टर ऑल पुलिस क्या करेगी। ट्विटर पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक बार को जब पहले एंटी सीए एजिटेशन चल रहा था तो उस जमाने में किसी ने मेरे से पूछा था ये बात। उसने पूछा कि अगर 10,000 लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो पुलिस क्या करेगी, क्योंकि वो तो मिसगाइडेड है, उनको बेचारों को पता ही नहीं। इनमें से कितने लोगों ने होली कुरान पढ़ी होगी, आई एम नॉट श्योर। इवन जो लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है उसके लिए जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसमें अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो नॉर्मल हिंदू है उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो कैसे अपने आप को बचाए और कैसे इस देश को बचाए, बताइए आप।
तो इसमें सर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक अंकल से मिला था मैं कल, और उनका एक हॉस्पिटल है, वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे एकदम स्लम एरिया है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुंडइज्म है उस एरिया में, और उन्होंने वहाँ जाके हॉस्पिटल बनाया है। मतलब 30 साल पहले वो कहीं और से आके वहाँ जाके हॉस्पिटल बनाया है। तो मेरे को बहुत टाइम से लगता था कि इन्होंने कैसे बना लिया, मतलब बाहर से आके ऐसी जगह पे जाके हॉस्पिटल बनाना, बिजनेस करना, लोगों की सेवा करना ऐसे लोगों के बीच में। तो उन्होंने मेरे को एक सिंपल चीज़ बताई कि तुम किसी से बात कर रहे हो तो मीठे मीठे से बात करो, तुम्हारी जुबान में मिठास होनी चाहिए। किसी से भी बात करो तो उसको हेल्प करने की बात करो, लेकिन अगर तुम्हारे कोई सर पे बैठेगा तो उसको नीचे उतारना पड़ेगा, वो भी तुमको आना चाहिए, राइट। तो अभी सब हिंदुओं को ऐसे सोचना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करते हैं उनको भी ऐसे सोचना पड़ेगा। इसमें कुछ मुस्लिम भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मुस्लिम ऐसे हो सकते हैं कि भाई ये तुम फालतू में नौटंकी कर रहे हो, ये तुम जानबूझ के अपनी ताकत दिखाने के लिए कोई भी एक चीज का यूज करके उसको बड़ा कर रहे हो। ऐसा सारे मुस्लिम को ऐसे लगता होगा, ये मेरे को नहीं लगता, क्योंकि उसमें भी 5-10% तो लोग मिनिमम होंगे जिनको ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। उनको मालूम है कि इतने लोगों ने नेशनल टीवी पे आके हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया है। आपको एम एफ हुसैन का भी मालूम होगा, एम एफ हुसैन ने क्या पेंटिंग बिल्कुल बनाया था, बिल्कुल। राइट। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, ये बहुत लोगों को मालूम है। अभी हर हिंदू अगर एम एफ हुसैन के लिए रास्ते पे उतर जाता कि भाई इसको मार डालो करके, तो काम हो जाता वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये मुस्लिम लोगों को भी मालूम है, तो जो 5-10% लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये लोग जो ये कर रहे हैं इसके कारण हमारी जान को खतरा है कल जाके। क्योंकि ये जब दंगा फसाद होगा तो किसी का नाम पूछ के नहीं होगा, सबके ऊपर प्रॉब्लम होगा। तो अभी हिंदुओं को क्या सोचना है? हिंदुओं को ये सोचना है कि अगर कोई हमारे सर पे चढ़ के बैठेगा तो हमको शांत नहीं बैठना है। और शांत नहीं बैठना है तो क्या करना है? शांत नहीं बैठना है तो लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेना है। अगर आपके घर के सामने कल कोई आके न्यूसेंस करता है, कल आपके रोड के सामने कोई न्यूसेंस करता है, कोई हल्ला करता है, कोई पत्थरबाजी करता है, जिसमें पत्थर आपको भी लग सकता है, आपके बच्चों को लग सकता है, उनकी मौत हो सकती है, तो ये तो अटैक हो रहा है ना। अगर अटैक हो रहा है तो हमको लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेना पड़ेगा। तो हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक तो प्रोएक्टिवली कि इनके ऊपर नजर रखना है कि भाई ये लोग कौन है, ये लोग पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं क्या, ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं क्या, ये लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं क्या। ये लोगों को, हिंदुओं को ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी जान खतरे में है। अगर जुम्मे की नमाज के बाद ये होगा तो जो हो रहा है, तो एक तो उनको पुलिस को जाके इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, पुलिस के हाथों को ताकत देनी चाहिए। ये पहला चीज है। दूसरी चीज है, अगर तुम्हारे घर पे ही कोई आ गया तो तुमको रेडी रहना चाहिए। सीधी बात है ना। अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत गुंडा, जहाँ पे बहुत डकैती होती है, जहाँ पे बहुत लूट मारी होती है, तो आप घर पे लेके कुछ बैठेंगे ना? सीधी बात है। आपको, आपने पुराने जमाने में देखा होगा, जब लोग ट्रैवल करते थे गाड़ी में, तो गाड़ी में रखते थे कुछ कुछ कि भाई रास्ते में कोई लूट लेगा, कोई रोक लेगा तो कुछ तो हो हमारे पास। ये तो सिंपल बात बोलते थे हम लोग, हमारी फीमेल्स भी घर पे बोलती थी कि भाई कोई सामने रोक लेगा तो कुछ तो हो, लाल मिर्च तो हो कम से कम डालने के लिए। अगर हम उस लेवल पे जा ही रहे हैं कि भाई जहाँ पे हमको सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा सेल्फ डिफेंस। हमको अपना भी सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा, बच्चों का भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तो वो तो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे बच्चे तो, क्योंकि उनको बचाने के लिए तो हम ही है। तो या दो चीजें ये है। पहली चीज ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को हमको हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। जहां जहां जो जो दिख रहा है उसके बारे में हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, पुलिस को मदद करनी पड़ेगी। आप सही बोल रहे हैं, 10,000 लोग रास्ते पे उतर आएंगे तो पुलिस कैसे बचाव करेगी? बट अगर हम उनके साथ, पुलिस के साथ खड़े हो जाएंगे, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करते हैं, तो पुलिस को मॉरल सपोर्ट मिलेगा, और फिर पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएगी। ये एकदम कॉमन सेंसिकल सोल्यूशन है। चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी पक्ष की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस का काम है ना हमको बचाना, लॉ एंड ऑर्डर को बचाना, तो पुलिस को हम साथ देंगे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, दो पॉइंट एक्चुअली मेरी तरफ से हैं कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में फंसते हो तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है पुलिस के लिए वो हो जाता है एविडेंस को कलेक्ट करना। क्योंकि आफ्टर ऑल लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी है तो उसको भी तो एविडेंस तो चाहिए। तो एक तो जो जेन्यून पॉपुलेशन है, और उस जेन्यून पॉपुलेशन में मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, उनको एविडेंस कलेक्शन में पुलिस की हेल्प करनी चाहिए। दैट इज़ नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी वजह से कई बार होता है जो कल्प्रिट्स हैं वो छूट जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब फॉर एग्जांपल
अगर योगी मॉडल की बात करें तो जिन लोगों ने अपनी जो बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं एनक्रोच्ड लैंड पे या इलीगली बनाई हुई हैं, तो उनको पुलिस अभी ढा रही है, आज भी जैसे प्रयागराज में एक्शन चल रहा है। तो पीपल शुड बी रेडी टू फॉरगो कि भैया अगर आपका कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है या आपका कोई इलीगल एक्टिविटी है, प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि डोंट एक्सपेक्ट द सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। जो रूल है, जो योगी मॉडल है, उसमें कोई भी रिलीजन का कोई बेसिस नहीं है। इट इज बेसिकली ए सेकुलर मॉडल। तो अगर कोई ऐसा स्टोन पेल्टर है जिसने एनक्रोच्ड लैंड पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, आपने स्टोन पेल्टिंग नहीं की मगर आपका भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो दोनों ही जाएंगे। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल द पीपल इन द सोसाइटी। यू कांट क्रिप कि नहीं या इसकी वजह से मैं कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करूं। तो ये बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे क्या कर सकते हैं ये जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, व्हाट दे कैन डू रियली? राइट सर, देखिए सोशल मीडिया पे तो दो टाइप की चीज़ें होती हैं। या तो आप एक खुद पोस्ट करें, या तो फिर आप किसी और का पोस्ट किया हुआ शेयर करें। ठीक है, तो हमको आज के टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर का एम्फेसिस या इम्पोर्टेंस हमको बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो देश का है। अगर आप गवर्नमेंट में बिलीव भी नहीं करते, आप गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते, वो चलो ठीक है, आपका खुद का व्यू है वो, बट लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो संविधान का है। लॉ एंड ऑर्डर तो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। तो ये बता के हमको जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं उनको अपने साथ लेना है। हमको यही बताना है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि नुपुर शर्मा पे एक्शन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि नहीं, नुपुर शर्मा पे एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसने जो बोला है वो फैक्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहा है उसके हिसाब से होगा। तो हमको अपने साथ उन सारे लोगों को लेना है, उन सारे समाज के तत्वों को लेना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। और हमको ये उनको बताना है कि जो हम ये बोल रहे हैं, जो हम ये अपोज कर रहे हैं कि ऐसे नारेबाजी, ऐसे किसी को मार दो, किसी का रेप कर दो, ऐसे नारेबाजी करना कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है, ये हम चाह रहे हैं। और उनका नकाब सबके सामने निकालना है कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते। इन लोगों ने इसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला तो इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज के समय में ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये हमारा सोशल मीडिया पे स्टांस होना चाहिए। हाँ, एक बात और है गणेश जी, मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी हमारी जो स्टेटमेंट हैं, जो भी हम पोस्ट डालते हैं, दो पॉइंट उसमें। एक तो आपके जितने भी स्टेटमेंट हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आने चाहिए। वो जो आपने शुरू में बात बताई ना कि बी वेरी वेरी पोलाइट, लेकिन किसी को भी आप अपने आप को डोमिनेट न करने दो, चाहे तो नैरेटिव में, चाहे स्टेटमेंट में, चाहे फोटो में, कुछ भी। मतलब एक गलत नैरेटिव को एक्सेप्ट करना भी इतना गलत हो जाता है कि दूसरा फिर एम्बोल्डन हो जाता है। तो दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरी बात, और मैं एक्चुअली किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर कल मालूम है एक बड़े फेमस सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं वो, मैं उनका रिगार्ड भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं नुपुर शर्मा को पर्सनली जानता हूँ, उसकी फैमिली को भी जानता हूँ, और वो बहुत टेंशन में है। अरे भाई, टेंशन तो होगा ही, पता नहीं उसने किस पर्पज से कही ये बात। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनको ये एंश्योर करना चाहिए कि अगर उनकी कहीं लोकल कोई वीकनेस है तो दैट वीकनेस मस्ट नॉट बी एक्सपोज्ड ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि उससे क्या होता है ना, ऐसे लोगों को जो लॉ अबाइडिंग नहीं है, एंटी सोशल हैं, बोलेंगे सरतन से जुदा और ये सब, उन लोगों को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है कि वो तो ऑलरेडी डरा हुआ है। ये एक, मैं मानता हूं कि मैं मिलिट्री वाला हूं, शायद इसलिए ये पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। बट दिस इज अ वेरी वेरी टेक्टिकल पॉइंट कि आपकी वीकनेस एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन किसी लॉ ब्रेकर को नहीं पता चलनी चाहिए। कि हमारा जो वीकनेस है वो सामने वाले को दिखाना नहीं चाहिए। और इसका एक दूसरा एंगल से मैं सोच रहा हूँ
कि एक आदमी को अगर आप बार बार बोलोगे ना मैं तुमको मार डालूंगा, मैं तुमको ये कर डालूंगा, वो 2 दिन डरेगा, तीसरे दिन डरेगा, 4 दिन डरेगा, 5 दिन डरेगा, पर छठे दिन वो डरेगा नहीं। छठे दिन बोला मैं मरूंगा ना तो तेरे को लेके मरूंगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जो भी आज किसी को डरा रहा है उसने ये सोचना चाहिए कि आज हम डरा रहे हैं, चले चाहे भले आज सामने वाला डर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो डरेगा नहीं। क्योंकि डर का एक पीरियड होता है, एक शॉर्ट पीरियड तक डर चलता है, उसके बाद ना आदमी डरता नहीं है, फिर उसके बाद बोलता है जो होगा देखा जाएगा। राइट। तो ये भी जो लोग आज समाज में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको ध्यान में रखना चाहिए ये चीज कि हाँ अच्छा आदमी आज डर रहा है क्योंकि वो आज अपने समाज के बारे में, अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन जब उसका डर खत्म हो जाएगा तब फिर। हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात। ये लोग कहते हैं कि फ्लाइट और फाइट सिंड्रोम, ये बेसिकली हार्मोनल रिएक्शन है बॉडी का, डिफेंस मैकेनिज्म है या ऑफेंस मैकेनिज्म है, दोनों ही। तो आपका ये पॉइंट वैलिड है। ऑब्वियसली कितने टाइम तक कौन डरेगा। यस, आई एग्री विथ यू, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब मैं आता हूँ नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे देर इज़ ए गवर्नमेंट विच इज़ हेडेड बाई मोदी जी। मिडिल ईस्ट का एक इशू हो रखा है। यू नो, इज इट द टाइम कि हम मोदी को क्रिटिसाइज करें, बिकॉज उसको इतने प्रेशर एज इट इज हैं, एंड देर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी लिबरल, सो मेनी ओपोजिशन पार्टीज हु आर ऑल आउट टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन कि लुक, आपकी वजह से तो मिडिल ईस्ट के हमारे संबंध खराब हो गए, और मिडिल ईस्ट के बगैर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। वो ऑयल देते हैं। एक्चुअली मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि भैया ऑयल वो देते हैं तो हमें फ्री ऑयल कोई नहीं देता, हम पे करते हैं। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो नेचुरली उनको भी परेशानी है, और उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी बात, क्रूड ऑयल को वो जरूर हमें देते हैं, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमसे लेते भी हैं। तो काफ़ी लोगों को, स्पेशली इंडियंस को, ये गलतफहमी है और कि हम तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इट इज़ ए बाइलेटरल डिपेंडेंसी, विन विन सिचुएशन। उनकी किसी की भी इकोनॉमी, हमारी जो हाई टेक मैन पावर है, मैं लो टेक मैन पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, लो टेक्नोलॉजी मैन पावर तो उनके पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबसे आती है। जो हाई टेक मैन पावर की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इंडिया प्रोवाइड करता है मेजर पार्ट। तो इसलिए अपने कंट्री को बिलिटिल करने का, या अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को आप कहें कि आपने तो ये कर दिया और नुपुर शर्मा को आपने डिफेंड करना था। नो डाउट नुपुर शर्मा ने कोई गलती नहीं की, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन एनीबॉडीज माइंड, बट द पॉइंट इज उन्होंने कुछ सोच के वो डिसीजन लिया और उसके अकॉर्डिंग एक्शन किया, ओवरऑल इंडिया के इंटरेस्ट में। अगर हम अपनी गवर्नमेंट को वीक बनाएंगे तो वो हमारे ही नुकसान पे जाएगा, मेरा ये मानना है। राइट सर, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग अभी बता रहे हैं कि मोदी जी के कारण रिलेशन खराब हुआ, ये एकदम सरासर झूठ है। अगर आप देखेंगे तो 2016 में सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को मिला है, 2016 में। तो वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब, दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, जो हमारा भारत रत्न है उसका इक्विवेलेंट, उसका जो वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मोदी जी को दिया है किंग सलमान ने 2016 में, सऊदी अरेबिया के। और सऊदी अरेबिया ने भी वहाँ पे मंदिर बनाना चालू किया है मोदी जी के बोलने के कारण, रिक्वेस्ट के कारण। तो ये सब लोग जो अभी बोल रहे हैं, ये लोग एकदम लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया है, वो लोग हमको ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, और जैसे आपने बोला हम ऑयल खरीदते हैं तो खाली सिर्फ सऊदी अरेबिया से नहीं खरीदते, रशिया से भी खरीदते हैं, बहुत जगह से खरीदते हैं, यूएस से भी हम ऑयल लेते हैं। हाँ, इसमें और ऐसा बेसिकली इशू एक्चुअली क्वाटार का है। जो सऊदी अरबिया है ना, उसने तो दे आर ऑलरेडी हैप्पी विद अवर रेस्पॉन्स, एंड प्रॉब्ली राइट ईरान आल्सो दे अंडरस्टूड द गेम के, बिकॉज ये जो अरब नेशंस हैं ना, ये मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत घबराते हैं। तो दे आर ऑलरेडी ऑन द, बिकॉज दे डोंट वांट मुस्लिम ब्रदरहुड टू एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट। दे आर राइट वेरी मच वरीड। राइट। तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना सर, ये जो नैरेटिव अभी बना रहे हैं उसके अंदर सिर्फ कतर का नाम नहीं ले रहे ना ये लोग, एक कंट्री का नाम नहीं ले रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि सब हाँ नहीं, लोग कटर सब। कटर का प्रीडोमिनेटली अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ। तो देखो, ह- हर कंट्री का अपना अपना प्रेरोगेटिव है, वो अपना अपना चीज बात करेगा। बट इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। बिल्कुल। इंडिया का पावर, मोदी जी का पावर, मोदी जी के जो रिलेशनशिप है वर्ल्ड लीडर के साथ, वो अपना अलग लेवल पे है। तो मैं आपको बताता हूँ सर, तो मोदी जी को तो अभी कोई भी टेंशन नहीं होगा। अगर आप देखेंगे उनका पॉलिटिकल करियर, वो कहाँ से चालू करके कहाँ आए हैं,
क्योंकि उनको मालूम है कि ये देखो, आपको टेंशन कब आता है, जब आपको मालूम नहीं होगा कि ये क्यों हो रहा है। अगर आपको मालूम है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, तो इसमें टेंशन क्या है? तो इसमें तो खाली सोल्यूशन निकालना है। और 90% लोगों को ये मालूम है कि ये क्यों हो रहा है। जिस मीडिया के पर्सनालिटीज को पीएम अपने एयरप्लेन में बिठा के पूरे वर्ल्ड की सैर कराते थे, अलग अलग टूर में, जो हमने देखा है, उनके लाइव वीडियोस, लाइव पिक्चर्स देखे हैं कि, और जो फिर मीडिया के कर्मी, जो मीडिया के कुछ पर्सनालिटीज थे, वो डिसाइड करते थे कि कौन सा मिनिस्ट्री किसको मिलने वाला है। तो आप सोचिए सर, नॉर्मल ट्रांसफर में इतना पैसा दिया जाता है, लिया जाता है, आपको मालूम है, सारे लोगों को मालूम है। तो अगर मिनिस्ट्री किसी को मिलने वाली है, कुछ मिनिस्ट्री के डिसीजन है, वो अगर वो मीडिया के लोगों को मालूम है, तो कितना पैसा बनाते होंगे वो लोग। आई एग्री विथ यू, आई एग्री। तो वो सब पैसा बंद हो गया है अभी, लास्ट मोमेंट तक इनको मालूम नहीं रहता है कि कौन सा मिनिस्टर किसको मिलने वाला है। ये रोते रहते हैं, आप टीवी पे देखेंगे तो ये रोते रहते हैं, राजदीप सरदेसाई और ये सब लोग बोलते रहते हैं कि लास्ट मिनट तक वी डोंट नो कि इंडस्ट्री में कौन मिनिस्टर बनने वाला है, उसका वैल्यू कितना बड़ा है, उसके ऊपर कितने डिसीजन होते हैं। तो ये सारा पैसा रुक गया है, तो इनको कहीं तो रोना है, और ये यहाँ रो रहे हैं बस, और क्या है। आज आप देखेंगे, आज इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, क्या मुस्लिम ग्रो नहीं कर रहा? आज उनको पैसा नहीं मिल रहा है? आज उनके रेस्टोरेंट्स, आज उनके बिजनेसेस बढ़ नहीं रहे हैं इंडिया में? बिल्कुल बढ़ रहा है। सब बढ़ रहे हैं, सब सब पैसा कमा रहे हैं। आज वो हाईवे पे इतने गाड़ियां, जहाँ आप आज रोड पे निकलेंगे तो आपको गाड़ी निकालने की कोई जगह नहीं है। इतनी गाड़ियां कहाँ से आई? इतने रोड बनने के बाद भी इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही? लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इसमें क्या सिर्फ हिंदुओं के पास पैसा आ रहा है क्या? क्योंकि हर फील्ड में मुस्लिम्स तो है, काम होना है तो मुस्लिम के थ्रू भी होना पड़ेगा बहुत फील्ड्स में। आपने देखा होगा नुपुर शर्मा के केस में भी सर, वो लाइव टीवी पे बोला था, जो भी बोला था, उसके 7-8 दिन बाद उसको बड़ा बनाया गया। और एक बंदे ने बड़ा बड़ा बनाया उसको, उसके कॉन्टेक्ट थे यहाँ वहां, तो उसने उनको टैग वैग करके देखो भाई। तो उसके पहले तो नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ जाता ना, अगले 2 दिन में रिएक्शन आ जाता, अगले 3 दिन में रिएक्शन आ जाता, अगले जुम्मे के दिन रिएक्शन आ जाता। 10-15 दिन क्यों लगे? क्योंकि ये नैरेटिव सेट किया गया ऊपर से कि देखो भाई, अभी ये बड़ा अपने को मिला है, इसको बड़ा करना है। बट इसमें इसमें एक चीज है सर, जो नॉर्मल मुस्लिम है उनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये चाहते, एक तरफ हम बोलते हैं कि हमको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, जब हमको फायदा होता है तब हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, जब हमको लगता है कि हम चिल्लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। बट जब हम बिहेव कर रहे हैं और हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को जला रहे हैं, हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को तैयार नहीं है, तो लोग विश्वास कैसे रखेंगे तुम पे? अगर तुम एक ही जुबान से दो चीजें अलग अलग बोलोगे, तुम बोलोगे कि 370 हटा क्यों दिया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का था, वो तुमने चेंज क्यों किया, एक एक तरफ तुम ये बोलोगे, बाद में तुम ये बोलोगे कि नहीं नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हमको तो शरिया लाना है। तो जितने भी लोगों का आप पर ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट रहेगा क्या? और आपको क्या मिलेगा इससे? किसी को भी क्या मिलेगा? अगर ऐसी भीड़ रोड पे आ रही है और वो किसी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो सबका नुकसान होगा, एक कम्युनिटी का नुकसान थोड़ी होगा। सबके बच्चों को प्रॉब्लम होगा, सबके घर को प्रॉब्लम होगा, सबको प्रॉब्लम होगा। तो क्या हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो? ऐसा होना चाहिए क्या? जो लोग कुछ तुम्हारे बुरी चीजें कर रहे हैं, उनके बारे में तुम बात नहीं करोगे, और तुम ये एक्सपेक्ट करोगे नहीं नहीं वो तो बुरे लोग हैं, हम अच्छे। अरे तुम बोलो तो फिर, तुम सामने आके बोलो कि वो बुरे लोग हैं, जो पत्थर मार के किसी का दुकान तोड़ रहे हैं, दुकान जला रहे हैं, तुम बोलो ना आगे कि वो बुरा कर रहे हैं, उनको लॉ से फॉलो करना चाहिए, तुम बोलो। तुम बोलोगे भी नहीं, और हम ये एक्सपेक्ट करोगे कि नॉर्मल हिंदू तुमको अच्छा समझे और वो बुरे लोगों की जैसा ना समझे। उसको, नॉर्मल हिंदू को क्या मालूम है तुम उस भीड़ में थे कि नहीं थे? किसको मालूम है? तो ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, बताना कि मैं उस भीड़ में नहीं था भाई। आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। और मुस्लिम्स में ऐसी कम्युनिटी है जो एक्चुअली लॉ अबाइडिंग है, दे हैव टू रियली कम आउट। बट हिंदूज दे हैव गॉट ए मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लॉ एनफोर्समेंट का सपोर्ट करें। सो थैंक यू, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। तो Hindus have got the primary responsibility to support the law and enforcement agencies along with those Muslims who are law abiding and are nationalist, and they want to see India developing, because if India develops, all the communities, they prosper, they develop. I think the point is very very clear. Thank you so much. I will see you in next video. Please like, share and subscribe.